हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? उम्मीद है आप लोगों ने इसका पार्ट 1 मेरे इस चैनल में देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप लोग पार्ट 1 देख लो, उसके बाद आप लोगों को पार्ट 2 समझ आएगा और इसका पार्ट 3 भी मैं इसी चैनल में अपलोड करूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देर रात एक सुनसान सड़क पर मैं चुपचाप खड़ा था, सिर थोड़ा पीछे झुकाए, बड़े पर्दे पर बाई निंगबिंग की दूसरों के प्रति कोमल देखभाल देख रहा था। जब मेरा शरीर ठंडा पड़ गया तब मैं वास्तविकता में लौटा और धीरे से बुदबुदाया, तो आज शरद उत्सव है। मैं मुड़ा और वायलिन पीठ पर लिए चल पड़ा। सड़क की बत्तियां लंबी लंबी परछाइयां बना रही थीं। शायद सोंग जिनियन बहुत मशहूर थे। आखिरकार उन्होंने मैडम बाई का ध्यान आकर्षित कर लिया। मैडम बाई मेरे पास आई। उस समय मैं एक शॉपिंग मॉल में प्रदर्शन कर रहा था, एक परफॉर्मेंस कंपनी से किराए पर ली गई सस्ती पोशाक पहने हुए। वायलिन बजाते समय मेरी उंगलियों पर पट्टियां बंधी थीं। अगर बताया ना जाता तो कौन अनुमान लगा पाता कि मैं बाई ग्रुप का युवा मालिक फांग युआन हूँ। मैडम बाई मंच के नीचे खड़ी थीं। उनका चेहरा कुछ सख्त था। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरी उंगलियां एक पल के लिए रुक गईं, लेकिन मैंने तुरंत फिर से वायलिन बजाने पर ध्यान केंद्रित किया। मध्यांतर के दौरान मैडम बाई पास आई। उनका स्वर ठंडा और उदासीन था। बाहर एक कॉफी शॉप है, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगी। इतना कहकर वह चली गई। मैं वायलिन पहुंचता रहा। मेरा एक सहकर्मी चिंतित होकर मेरे पास झुका और फुसफुसाकर बोला, फैंग युआन, क्या तुम किसी मुसीबत में हो? थोड़ी देर पहले जो औरत दिखी थी उससे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। वह इतनी शालीन और प्रभावशाली लग रही थी कि भीड़ में सबसे अलग दिख रही थी। मैं बैठ गया। श्रीमती बाई ने मेरे लिए एक गिलास नींबू पानी मंगवाया और लापरवाही से कहा, कॉफी पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने मेरे कपड़ों पर नजर डाली और मुझे डांटने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हें जिंदगी का और अनुभव करना चाहिए। मैं आपके लिए सबसे अच्छा ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम कर सकता हूँ। ये कैसी जगह है? क्या आपको श्रीफांग यही होना चाहिए? और आपने क्या पहना है? बाई निंगबिंग के लौटने से पहले सब कुछ पहले जैसा होना चाहिए। ये सब बहुत गड़बड़ है। उन्होंने बहुत कुछ कहा और मैं चुपचाप सुनता रहा। आखिर में मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे लगता है ये अच्छा है। बाई निंगबिंग और मैं तलाक ले रहे हैं। क्या आपको नहीं पता वह कहाँ गई है? श्रीमती बाई थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। ये पहली बार था जब मैंने उनसे इस लहजे में बात की थी और मैंने उन्हें माँ नहीं कहा था। पहले बाई निंगबिंग मुझसे चाहे कितनी भी रूखी क्यों न रहती हो, मैं हमेशा उनका सम्मान करता था। एक पल के लिए श्रीमती बाई को कुछ अजीब सा लगा। मैंने सीधे कहा, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मुझे हैरानी हुई कि आप आज मुझसे मिलने आई। मुझे हमेशा लगता था कि आप चाहती हैं कि मैं बाई निंगबिंग को तलाक दे दूं। श्रीमती बाई ने चुपचाप मेरी ओर देखा। इतने लंबे समय बाद मैं बदल गया था। अब मैं डरपोक और दब्बू नहीं रहा था, बल्कि तीखी जुबान वाला हो गया था। लेकिन श्रीमती बाई दशकों से उच्च समाज में रह रही थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास लोगों से निपटने के अपने तरीके थे। ये सुनकर वो मुस्कुराई, एक हल्की और मनमोहक मुस्कान। कुछ क्षण बाद श्रीमती बाई की मुस्कान फीकी पड़ गई। मैं तुम्हें खास पसंद नहीं करती, लेकिन उसकी तुलना में मुझे सोंग जिनियन और भी ज्यादा नापसंद है। इतनी दागदार पृष्ठभूमि के साथ उसकी हिम्मत कैसे हुई बाई परिवार के दरवाजे तक पहुंचने की? ये कहते हुए वह फिर से रहस्यमय ढंग से हंस पड़ी। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसका पैर टूटा हुआ था और उसका तलाक हो चुका था। आम औरतें उसे पसंद नहीं करती, बाई निंगबिंग तो दूर की बात है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैडम बाई शांत रहीं और एक गहरी आह भरी, तुम बहुत सुंदर हो, इसीलिए बाई निंगबिंग तुमसे प्यार करती है, इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ती। इतना कहकर मैडम बाई खड़ी हुई, चारों ओर नजर दौड़ाई और बेपरवाही से बोली, मैं बाई निंगबिंग से बात करके तुम्हें वापस ले जाने के लिए कहूंगी। उनका लहजा फिर से काफी तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैडम बाई कॉफी शॉप से बाहर निकल गई। बाहर एक काली आरवी पहले से खड़ी थी और ड्राइवर ने आदरपूर्वक दरवाजा खोल दिया। कार में बैठने के बाद मैडम बाई आरामदायक सीट पर पीछे झुक गईं और धीरे से आह भरी। वह जानती थीं कि मैं क्या सोच रहा था, कि मैं खुद को बंधा हुआ एक पालतू जानवर की तरह महसूस करता हूँ और मेरी ऐसी पत्नी है जो मेरा सम्मान नहीं करती। लेकिन ऐसा कौन नहीं झेलता? कम उम्र, जल्दबाजी में लिया गया फैसला। ये सोचते ही मैडम बाई को फिर से घृणा का अनुभव हुआ। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और एक परिचित व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। भीड़ में भी वह बेहद आकर्षक दिखाई देता था, लेकिन मैडम बाई की नजर में वह आंखों की किरकिरी जैसा था। उन्होंने मन ही मन बुदबुदाया, वह छोटा कमीना। आगे बैठे ड्राइवर को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। आखिर कोई महिला इतने भद्दे शब्द कैसे बोल सकती है? उसने जरूर गलत सुना होगा। श्रीमती बाई के कॉफी शॉप से चले जाने के बाद मैं कुछ मिनटों तक अकेला बैठा रहा। मेरे पास शोक मनाने का समय नहीं था, क्योंकि मैं व्यस्त था रोजी रोटी कमाने में, भागदौड़ करने में और अपनी जिंदगी को फिर से संभालने में। जब मैं देर रात घर पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। मुझे डर था कि मेरी वायलिन भीग जाएगी, इसलिए मैंने अपना कोट उतारकर उसे वायलिन के चारों ओर लपेट लिया और जल्दी जल्दी बस स्टॉप की ओर चल पड़ा। मैं शायद ही कभी टैक्सी लेता था, लेकिन बारिश में टैक्सी मिलना मुश्किल था। आधे घंटे तक हल्की बारिश में खड़े खड़े मैं ठंड से कांप रहा था। मैं वापस भागने ही वाला था कि तभी मेरी नजर बाई निंगबिंग पर पड़ी। सामने जगमगाती सड़क के किनारे एक चमकदार काली लग्जरी कार खड़ी थी। खिड़की आधी खुली हुई थी, जिससे बाई निंगबिंग का सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा था। उन्होंने एक खूबसूरत काली पोशाक पहन रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी किसी औपचारिक कार्यक्रम से लौटकर आई हो। उनके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जिसने मुझे और भी बेचैन कर दिया। बारिश भरी उस रात में हमारी नजरें मिली और हम दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। मेरे होंठ ठंड से कांप रहे थे और मैंने अपनी वायलिन को कसकर पकड़ रखा था, मानो अपनी आखिरी उम्मीद को थामे हुए हूँ। मुझे अपने दिल में पता था कि बाई निंगबिंग मुझे इस मुश्किल से निकलने का रास्ता दे रही थी। अब मुझे बस हार मान लेनी थी। कार में बैठते ही मुझे एक साफ कंबल और गर्म पानी मिल जाता और अगली सुबह मुझे मॉल में प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक आलीशान और मुलायम बिस्तर पर जागता और फिर से मिस्टर फांग बन जाता। लेकिन मैं यह नहीं चाहता था। मैं बारिश में खड़ा होकर चुपचाप उन्हें देखता रहा। बारिश और तेज हो गई, मेरे बाल पूरी तरह भीग गए और हमारी नजरें भी बारिश की धुंध में धुंधली पड़ गईं। लगभग 1 मिनट बाद मैंने एक हाथ से अपना सिर ढका और बारिश में आगे दौड़ पड़ा। बारिश की बूंदें उछलकर उस महंगी कार पर गिर रही थी। बरसात की रात में हम एक दूसरे के पास से गुजर गए। बारिश में मेरे
दौड़ने की आवाज बाई निंगबिंग के दिल में गूंजती रही, धीमी और अस्पष्ट। वह कार से बाहर नहीं निकली। उन्होंने मुझे अपने पास से गुजर जाने दिया। उन्होंने मेरा पीला चेहरा, उंगलियों पर बंधी पट्टियां और यह देखा कि मैंने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने थे। फिर भी मैंने उनके सामने सिर नहीं झुकाया। बारिश लगातार होती रही और विंडशील्ड वाइपर बिना रुके चलते रहे। कार के अंदर ड्राइवर और सचिव वू दोनों चुप थे। वे समझ चुके थे कि बाई निंगबिंग का मूड खराब है। आखिरकार बाई निंगबिंग ने धीरे से कहा, सचिव वू, क्या आप बता सकते हैं कि फांग युआन ने उस एजेंसी में काम क्यों नहीं किया और उसकी बजाय इस बदनाम परफॉर्मेंस कंपनी को क्यों चुना? क्या उसे मुश्किलों में रहना पसंद है? सचिव वू का दिल जोर से धड़कने लगा। बोलने से पहले उन्होंने काफी देर तक सोचा, फिर धीरे से कहा, मुझे लगा कि इससे आपको जल्दी घर लौटने का मौका मिल जाएगा मिस बाई। मैं उन्हें समझा सकता हूँ कि आपका इरादा ऐसा नहीं था। धुंधली रोशनी में बाई निंगबिंग के होठों पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान उभर आई। उन्होंने मन ही मन सोचा, जो उसने किया और जो मैंने किया, उनमें आखिर क्या फर्क है? सचिव वू को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन तभी बाई निंगबिंग की आवाज अचानक ठंडी और उदासीन हो गई। गाड़ी से बाहर निकलो। सचिव वू दंग रह गए। मिस बाई, बाहर बारिश हो रही है। बाई निंगबिंग अपनी सीट पर पीछे झुक गई, सिर थोड़ा तिरछा किया और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। फांग युआन बाहर दौड़ भाग कर सकता है, लेकिन तुम नहीं। सचिव वू, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम फांग युआन से ज्यादा नाजुक हो? सचिव वू बेहद शर्मिंदा हो गए। उन्हें मन ही मन पता था कि यह बाई निंगबिंग की सजा थी, क्योंकि उन्होंने मुझे दबाने का जिम्मा खुद पर ले लिया था। बाई निंगबिंग का मतलब साफ था, या तो गाड़ी से उतरकर भागो या फिर बाई परिवार के कारोबार से बाहर हो जाओ। उन्होंने बाई निंगबिंग के दिल में मेरी अहमियत को कम आंका था और अपनी अहमियत को ज्यादा समझ लिया था। सचिव वो गाड़ी से उतरते ही कांपने लगे। बारिश इतनी तेज थी कि उनके महंगे व्यावसायिक कपड़े पूरी तरह भीग गए। उनका चेहरा और बाल पानी से तरबतर हो गए थे। उन्होंने दांत भींचे और बारिश में दौड़ पड़े। आगे बैठा ड्राइवर यह देखकर दंग रह गया। आमतौर पर सचिव वो बेहद घमंडी थे। बाई निंगबिंग के विश्वविद्यालय के जूनियर होने के नाते वे अक्सर दूसरों को अपने से कमतर समझते थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी ऐसी हालत भी होगी। बाई निंगबिंग पीछे की सीट पर टिककर चुपचाप बाहर देख रही थी, लेकिन उनके मन में बार बार फांग युआन का ख्याल आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह वापस क्यों जाना चाहती थी। हालांकि शादी से पहले उन्होंने सोंग जिनियन से विवाह करने के बारे में सोचा था, लेकिन वह सिर्फ एक क्षणिक विचार था। उस सुबह जागते ही उन्हें वायलिन की मधुर धुन याद आ गई थी। बाद में उन्हें सोंग जिनियन का वायलिन वादन पसंद आना बंद हो गया। उसे सुनकर उन्हें सिरदर्द होने लगा। जहां तक फांग युआन का सवाल था, शायद वह उनकी मौजूदगी की आदी हो चुकी थी। कुछ दिन पहले उन्हें अपनी बालियां नहीं मिल रही थी। अगर फांग युआन वहां होता तो वह तुरंत बता देता कि वे कहां रखी हैं। और कल सुबह जब वह कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में गई थी, तो अलमारी के धातु के हैंडल से उनका सिर टकरा गया। शादी के बाद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि फांग युआन अब उनके पास नहीं था। मैं अपने घर में नमी को लेकर बहुत सावधान रहता था। हर पतझड़ और सर्दी में मैं बिजली के झटके लगने वाली हर चीज को सुरक्षात्मक कवर से ढक देता था। मेरे साथ जिंदगी काफी आरामदायक थी, लेकिन वह मेरे प्रति उदासीन रहते हुए भी उसका आनंद उठाती थी। उस रात बाई निंगबिंग अपनी कार से टेक लगाकर मेरे बारे में सब कुछ सोच रही थी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो मुझे वापस बुलाना इसलिए चाहती थी क्योंकि मैं मिस्टर फांग बनने के लिए उपयुक्त था, न कि इसलिए कि वे मुझसे प्यार करती थी। मैं दौड़कर अपने किराए के अपार्टमेंट में वापस गया। आंटी जो छाता लेकर नीचे मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैंने अपनी चाल धीमी कर दी। आंटी जू, आप यहाँ क्या कर रही हैं? घर पहुंचने पर आंटी जू ने मुझे बाल सुखाने के लिए तौलिया देते हुए कहा, मुझे चिंता हो रही थी इसलिए मैं वापस देखने आई थी। इतनी तेज बारिश हो रही है, तुमने टैक्सी क्यों नहीं ली? मैंने धीरे से आ भरी। बारिश में टैक्सी मिलना मुश्किल है। फिर मैं नहाने चला गया। जब मैं बाहर आया तो आंटी जू ने मुझे गर्म रखने के लिए सूप गर्म कर रखा था। सूप पीते हुए आंटी जू हिचकिचाई और पूछा, तुम्हारा और बाई निंगबिंग का क्या हाल है? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर सूप पीते हुए धीमी आवाज में बोला, वह मुझे तलाक देने से इनकार कर रही है और फिलहाल मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो तलाक का केस लेने को तैयार हो। हालांकि मैंने अलगाव के लिए आवेदन कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा 2 साल लगेंगे और अगर वह तब भी इनकार करती है तो भी हमारा तलाकस हो जाएगा। आंटी जू ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप मेरी उंगलियों पर दवा लगाई। मेरी उंगली पर लगी चोट देखकर उनकी आंखों में दुख झलकने लगा। एक समय था जब मैं संगीत अकादमी का एक होनहार छात्र था। कई प्रसिद्ध संगीतकार मुझे अपने साथ लेना चाहते थे। यहाँ तक कि वे ही उपनाम वाले उस प्रतिभाशाली संगीतकार ने भी कई बार मुझसे मुलाकात की थी। लेकिन अब मैं ऐसी जगहों पर वायलिन बजाकर अपना गुजारा कर रहा था। मैंने उनके मन की बात समझ ली और आंटी जू को दिलासा दिया, पापा के ठीक हो जाने और मेरी बहन के जन्म के बाद मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा। आंटी जू आखिरकार मुस्कुरा दी। आंटी को तुम पर पूरा भरोसा है, हम दोनों एक दिन संगीतकार बनेंगे। मैं भी मुस्कुराया। बहुत दिनों बाद मेरे चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई थी। अपने कमरे में वापस आकर मैं बिस्तर के किनारे बैठ गया और ध्यान से अपनी वायलिन को पोंछने लगा, मानो उसे किसी अनमोल खजाने की तरह संजो रहा हूँ। तभी मेरा फोन बज उठा। ये परफॉर्मेंस कंपनी के मैनेजर का फोन था। उन्होंने बताया कि कल एक शानदार फ्रेंच रेस्टोरेंट खुल रहा है और उन्हें उच्च स्तरीय संगीत प्रस्तुति की आवश्यकता है। मैनेजर हंसते हुए बोला, मुझे तुरंत तुम्हारा ख्याल आया। फांग युआन 4 घंटे बजाने के लिए 5000 युआन, जैसे आसमान से पैसा बरस रहा हो। फांग युआन, मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है, चलो इसे 50-50 बांट लेते हैं। ठीक है, 4 घंटे के लिए 2500 युआन। मैं तुरंत खड़ा हो गया। मैं आमतौर पर ज्यादा मिलनसार नहीं था, लेकिन मैनेजर के निर्देशानुसार मैंने भी कुछ विनम्र बातें कही। कल फॉर्मल ड्रेस पहनकर आना। मैंने सिर हिलाया और फोन रख दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और वायलिन उठाकर उसे बार बार सहलाने लगा। खुशी के उस पल के बाद मैं अपने लिए कुछ उपयुक्त कपड़े ढूंढने लगा। थोड़ी देर खोजने के बाद मुझे एक सफेद सूती कमीज और काली पतलून दिखाई दी। उन्हें देखकर और छूकर मैं कुछ क्षणों के लिए ठिठक गया। यही वे पोशाक थी जो मैं मिस्टर फांग के रूप में पहना करता था और मैंने उसे बहुत लंबे समय से नहीं पहना था। अगली शाम सिटी बी की एक प्रमुख सड़क पर स्थित एक महंगे फ्रेंच रेस्टोरेंट में खूब रोशनी थी और वेटर ट्रे लेकर इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। मैंने एक शानदार सूट पहन रखा था। मेरे काले बाल करीने से पीछे की ओर कंघी किए हुए थे और सफेद कॉलर पर एक
नाजुक टाई क्लिप लगी थी। मैं बेहद आकर्षक लग रहा था। क्रिस्टल के झूमरों के नीचे मैं पूरे सौम्य भाव से वायलिन बजा रहा था। फर्श से छत तक फैली खिड़कियों के बाहर एक काली बेंटले कार खड़ी थी। बाई निंगबिंग कार से टेक लगाकर खड़ी थी। उनके हाथ में लाल वाइन का गिलास था। बाई निंगबिंग ने मुझे पहली बार वायलिन बजाते हुए देखा था और उनकी निगाहों में एक अजीब सी उत्सुकता और ऐसी आत्मीयता झलक रही थी जिसका उन्हें स्वयं भी एहसास नहीं था। वह रेस्तरां के अंदर नहीं गई, बस बाहर खड़ी होकर इंतजार करती रही। उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं बीच बीच में मेरी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देख रही थीं और मुझे अपने बिजनेस कार्ड दे रही थीं, लेकिन मैं मुस्कुराकर विनम्रता से उन्हें मना कर देता था। मैं बस वायलिन बजा रहा था और बाई निंगबिंग यह देखकर काफी संतुष्ट लग रही थी। उन्होंने सोचा कि जब तक मैं उनके साथ घर लौट जाऊंगा तब तक वह यह दिखावा कर सकती हैं कि मेरी हालिया बगावत कभी हुई ही नहीं थी। रात 10:30 बजे रेस्तरां बंद हो गया। मैंने अपना वायलिन पैक किया और मैनेजर को अलविदा कहा। मैनेजर मुझसे काफी खुश लग रहा था और उसने तुरंत भुगतान कर दिया। उसने कहा कि अगर उसे फिर कभी किसी प्रस्तुति की जरूरत हुई तो वो मुझे दोबारा बुलाएगा। मैंने उसे धन्यवाद दिया और रेस्तरां से बाहर निकल आया। बाई निंगबिंग ने मुझे बाहर आते देखा और मुझे आवाज देने के लिए मुड़ी, लेकिन किसी और ने उनसे पहले ही पुकार लिया, शाओ युआन। मैंने आवाज की दिशा में देखा। कुछ कदम दूर लियू रोयान ने अभी अभी अपनी कार पार्क की थी और मेरी ओर हाथ हिला रही थी। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। मुझे लगा कि बहुत देर हो चुकी है और यह उचित नहीं होगा। मैं मना करने ही वाला था कि तभी लियू रोयान ने यात्री सीट से खाने का एक डिब्बा उठा लिया। मेरी माँ ने हाथ से बने कुछ पकौड़े बनाए हैं जिनमें तुम्हारी पसंदीदा अजवाइन की भराई है और मुझे उन्हें तुम्हारे लिए लाने को कहा है। मुझे थोड़ा संकोच हुआ। आंटी को अभी भी याद है। लियू रोयान हल्के से मुस्कुराई और चुपचाप यात्री सीट का दरवाजा खोल दिया। अंदर बैठो, मैं वैसे भी उसी दिशा में जा रही हूँ। मैं मना नहीं कर सका, इसलिए अंदर बैठ गया और सीट बेल्ट बांध ली। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। लियू रोयान ने दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था। मेरी ओर देखते हुए उनकी निगाहों में गर्म जोशी झलक रही थी। जब भूख लगे तो इसे खोल कर खा लेना, ये अभी भी गर्म है। मैं ज्यादा नजदीकी नहीं दिखाना चाहता था और वैसे भी मुझे उनकी कार गंदी होने का डर था। मैंने सिर हिलाया, मैं घर पहुंचकर खाऊंगा। लियू रोयान ने जोर नहीं दिया। उन्होंने धीरे से एक्सीलरेटर दबाया और कुछ देर बाद मुस्कुराकर बोली, घर पर आराम से खाना भी अच्छा रहेगा। सफेद BMW धीरे धीरे आगे बढ़ गई। लगभग 10 मीटर दूर बाई निंगबिंग कार को जाते हुए देखती रही। उनका चेहरा इतना उदास था मानो उस पर से पानी टपक रहा हो। उन्होंने कार से अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। उन्हें तुरंत जवाब मिल गया। जैसा उन्होंने सोचा था, इस रेस्तरां की मालकिन लियू रोयान ही थी। मैं इतना थक चुका था कि कार में ही सो गया। कार रुक गई, लेकिन मैं अभी भी सो रहा था। लियू रोयान ने मेरी ओर देखा, मेरे सुंदर लेकिन थके हुए चेहरे की ओर। उन्होंने पहले कभी किसी पुरुष को इतनी ध्यान से नहीं देखा था। उनकी नजरों में मैं हमेशा एक छोटे बच्चे जैसा था, लेकिन कई साल बीत चुके थे। अब मैं एक परिपक्व पुरुष बन चुका था और किसी हद तक बाई निंगबिंग ही वह व्यक्ति थी जिन्होंने मुझे आज का इंसान बनाया था। लियू रोयान की भावनाएं जटिल थी। उन्होंने धीरे से मेरे सुस्पष्ट लेकिन कुछ थके हुए चेहरे को छुआ। उनकी आवाज थोड़ी भारी थी। मैं ही थी जो तुमसे पहले मिली थी। मैं जाग उठा, आंखें खोली और चारों ओर देखा। हम पहुंच गए। मैं एक पल के लिए रुक गया। मेरी नजरें लियू रोयान से मिली और मैंने अनजाने में लंच बॉक्स पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। मैं अब बच्चा नहीं था, इतना भी अनजान नहीं हो सकता था। 20 लाख युआन का बैंक कार्ड और खास तौर पर मेरे लिए भेजे गए हाथ से बने पकौड़े। इसे केवल पुराने परिचय का रिश्ता कहना शायद सही नहीं होगा। मैं कुछ क्षण हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, हाँ बहन रोयान, मैं घर के सारे काम संभाल लूंगा। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लियू रोयान ने चुपचाप मेरी ओर देखा। हम दोनों वयस्क थे। वो मेरी बात का अर्थ कैसे नहीं समझ सकती थी। मैंने उनके मन की बात समझ ली थी और विनम्रता से मना कर दिया था। मुझे लगा कि वो बाई निंगबिंग को लेकर चिंतित थीं और मैं उन्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। लियू रोयान ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने मेरे हाथ में पकड़े लंच बॉक्स को हल्के से थपथपाया और मुस्कुराई। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। ये सुनकर मैं भावुक हुए बिना नहीं रह सका। मुश्किल समय में मदद का हाथ मिलने पर कोई भी आभारी हो जाता है, लेकिन बड़ों की दुनिया हमेशा तरह तरह की चिंताओं से भरी रहती है। कुछ देर बाद मैं रात की ठंडी हवा में खड़ा सफेद BMW को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखता रहा। कार ओझल हो जाने के बाद ही मैं धीरे धीरे पुरानी सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियों की बत्तियां कई दिनों से खराब थी। यहाँ कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट नहीं था, इसलिए मरम्मत का काम बहुत धीमा था और चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। मैं अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू करने ही वाला था कि तभी एक कोमल स्त्री की बाहों ने मुझे पकड़ लिया। कुछ लड़खड़ाने के बाद मैं सीढ़ियों की दीवार से सट गया। खिड़की से आती चांदनी की हल्की रोशनी में मैंने बाई निंगबिंग का गुस्से से भरा चेहरा देखा। बाई निंगबिंग मुझे घूर रही थी। उसकी गहरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। कठोरता और कोमलता का एक अजीब मिश्रण। बाई निंगबिंग का चेहरा मेरे कान के पास था, मानो वह जानना चाहती हो कि क्या मैं उसकी वजह से तलाक चाहता हूँ। मैंने सिर हिलाया। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक मेरे मुंह से एक धीमी लंबी कराह निकल गई। बाई निंगबिंग और मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। वह जानती थी कि मुझे कैसे प्रभावित करना है और मेरी कमजोरियां क्या हैं। उस अंधेरी पुरानी सीढ़ी में हम दोनों खड़े थे। हम दोनों ने बचपन से ही उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। मैं एक आदर्श पारंपरिक सज्जन था और बाई निंगबिंग लगभग हद से ज्यादा साफ सफाई पसंद करने वाली थी, लेकिन इस समय उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। बाई निंगबिंग पागलपन की कगार पर थी और मैं भी टूटने की कगार पर था। नहीं बाई निंगबिंग, शांत हो जाओ। लेकिन वह नहीं मानी। क्या तुम जानती हो कि वह कौन है? मुझे वह अपने जैसी बिल्कुल नहीं लगी। क्या तुम किसी विकल्प की तलाश में हो? काफी देर बाद वह मेरे कंधे से टिक गई। उसकी कोमल त्वचा काली कमीज के ऊपर और भी गोरी तथा कीमती लग रही थी। मुझे यकीन था कि बाई निंगबिंग और लियू रोयान के बीच कोई दुश्मनी थी। लाचार होकर मैं उसे इस जर्जर सीढ़ी से उठाकर गली में खड़ी कार तक ले गया। खस्ताहाल परिवेश में काली बेंटले कार बेमेल लग रही थी। मैंने कार का एयर कंडीशनर चालू किया और उसे कुछ टिश्यू दिए। तलाक की कार्यवाही शुरू होने के बाद से उसे लंबे समय से भावनात्मक और शारीरिक निकटता नहीं मिली थी। अपने कपड़े ठीक करने के बाद वह आखिरकार
कार शांत हो गई। मैंने बाई निंगबिंग के विचारों पर गौर किया। उन्हें समझना मुश्किल नहीं था। वह बस इस बात से असहज थी कि उसका पति, जिससे उसका अभी तक तलाक नहीं हुआ था, दूसरी महिलाओं के साथ बहुत अधिक मेलजोल रख रहा था। इसका प्यार से कोई लेना देना नहीं था। इस अजीब नजदीकी को लेकर मुझे केवल शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने जानबूझकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, बाई निंगबिंग, तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है? बाई निंगबिंग ने हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरे चेहरे को छुआ और व्यंग्य से कहा, तुम तो खुद की तारीफ करने में माहिर हो। मैं बस तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम अभी भी मिस्टर फांग हो। गैर रिश्तेदार महिलाओं के साथ ज्यादा घनिष्ठ मत बनो। मेरी मुस्कान गायब हो गई। तो फिर तलाक ले लो। बाई निंगबिंग की निगाहें गहरी हो गईं। सोंग जिन्नियन के मामलों को लेकर उन्हें कोई खास चिंता नहीं थी। अधिकांश काम सचिव वो संभालते थे। कभी कभार जब वो व्यापार के सिलसिले में एच शहर जाती थी तो मुझसे मिलने भी आ जाती थी, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं लगी। शायद आज उनका संयम लियू रोयान की वजह से टूटा था, मेरी चिंता की वजह से नहीं। बाई निंगबिंग थोड़ा और आराम से बैठ गई, लेकिन मैं वहां से जाना चाहता था। जैसे ही मैं हिलने लगा, बाई निंगबिंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। 1 मिनट रुको। बाई निंगबिंग ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखें जानी पहचानी लग रही थी। बाई निंगबिंग व्यापार की चर्चा करते समय हमेशा इसी तरह भावहीन रहती थी। काफी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने अपने पर्स से एक बैंक कार्ड निकाला और मेरी ओर बढ़ा दिया। ये मेरा सप्लीमेंट्री कार्ड था, जिसकी मासिक सीमा 20 लाख युआन थी। अगर ये पर्याप्त न होता तो वह सचिव वू से इसमें और पैसे डलवा देते। मैंने प्लैटिनम कार्ड को देखा और मेरा दिल भावनाओं से भर उठा। ये सचमुच वही दयालुता थी जिसकी मुझे कभी चाह थी। फांग परिवार के पतन के बाद मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद मैं हर महीने बाई निंगबिंग से 1 लाख युआन लेता था। लेकिन अब मैं इस कार्ड को स्वीकार करने का अर्थ भली भांति समझता था। इसका मतलब था कि मुझे फांग युआन को फिर से मिस्टर फांग बनना होगा। इसका मतलब था कि मुझे पहले की तरह जीवन के हर पहलू में उनकी देखभाल और सेवा करनी होगी। मुझे स्वयं को उनकी आदर्श छवि के अनुरूप ढालना होगा। मुझे उनकी हर अपेक्षा पूरी करनी होगी। उनके साथ विभिन्न समारोहों और दावतों में जाना होगा और बस आज्ञाकारी बने रहना होगा, मानो उन्हें मेरी आत्मा नहीं, केवल एक आदर्श मिस्टर फांग चाहिए था। मैंने कार का दरवाजा कसकर पकड़ लिया और उनका कार्ड लेने से इनकार कर दिया। मैंने धीरे से कहा, बाई निंगबिंग, तुम्हारी यह दया बहुत देर से आई है। अब भी तुम नहीं समझ पा रही हो कि हमारा रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। कार के अंदर अंधेरा था, लेकिन बाई निंगबिंग ने हाथ बढ़ाकर एक बटन दबाया और भीतर की लाइट जला दी। तेज रोशनी मेरी आंखों में चुभी और मैंने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर ली। बाई निंगबिंग अपनी उंगलियों के बीच बैंक कार्ड को हल्के हल्के घुमाती रही। उनकी आवाज में व्यंग्य झलक रहा था। तुम्हारा मतलब भावनाओं से है, फांग युआन? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे बीच अब भी एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित होने की कोई गुंजाइश बची है? हमारी शादी कैसे हुई थी ये मत भूलो। उनका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। तो जो तुम्हारा नहीं है उस पर जबरदस्ती मत करो। मैं ये बात बहुत बार समझा चुका हूँ। मैं थका हुआ लग रहा था। क्या यह सब सोंग जिनियन के लिए था? बाई निंगबिंग, जब तुम उसकी इतनी परवाह करती हो और उस पर तरस खाती हो तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? सच कहूँ तो किसी पुरुष का पहला अनुभव इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारे बीच तब शारीरिक संबंध बने थे, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करता। क्या अब तलाक बेहतर नहीं होगा? मैं थक गया हूँ, मैंने धीरे से कहा। चलो हम दोनों आजाद हो जाते हैं। इतना कहकर मैंने कार का दरवाजा खोला, बाहर निकला और पीछे मुड़े बिना चला गया। बाई निंगबिंग ने मुझे नहीं रोका। वह कुछ देर तक बिना किसी भाव के कार में बैठी रही, फिर आलस से हाथ बढ़ाकर छत की लाइट बंद कर दी। लाइट बंद करते समय उनकी नजर बिखरे हुए टिश्यू पेपर पर पड़ी। बाई निंगबिंग को याद आ गया कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। उन्होंने सचमुच मेरे बदलाव को महसूस किया था। पहले अगर वह किसी ऐसी जगह पर मेरे साथ अंतरंग होती तो चाहे मैं ऊपर से कितना भी शांत दिखता, भीतर से असहज महसूस करता। लेकिन अब मुझे जरा भी परवाह नहीं थी और मैं इतने दृढ़ निश्चय के साथ वहां से चला गया था। बाई निंगबिंग अपनी सीट पर पीछे झुक गई और अपनी कनपटी दबाने लगी। वो अपने करियर को लेकर बेहद महत्वाकांक्षी थी, इसलिए उनका निजी जीवन दूसरी महिलाओं की तरह रंगीन नहीं था। वह मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैं सुंदर, विनम्र और आज्ञाकारी था। बाई निंगबिंग को दूसरे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और अब एक ऐसा पति जो घर लौटने से इनकार कर रहा था उन्हें लगभग पागल कर रहा था। गलियारे में हल्की रोशनी थी, मानो किसी उलझे हुए पुरुष और महिला के बीच का धुंधला सा माहौल वहां फैला हुआ हो। मैंने अपनी बेचैनी को दबाया और नीचे गिरे हाथ से बने पकौड़ों के डिब्बे तथा उपेक्षित वायलिन को उठा लिया। थके हुए शरीर को घसीटते हुए घर पहुंचा। मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी एक आवाज सुनाई दी, फांग युआन। गलियारे की बत्ती अचानक जल उठी और मैंने एक जाना पहचाना चेहरा देखा कि झैन। मुझे संभलने में थोड़ा समय लगा। तुम्हें यह जगह कैसे मिली? मैं अस्पताल गया था, आंटी जू ने मुझे बता दिया। कि झैन ने ठुड्डी से इशारा करते हुए कहा, मैं अभी अभी विमान से उतरा हूँ और सीधे यहाँ आ गया हूँ। जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो, मैं लगभग 12 घंटे से भूखा हूँ। हवाई जहाज का खाना बहुत खराब होता है। मैंने उसके लिए दरवाजा खोल दिया। केजन अपना सामान लेकर अंदर आया। कमरे को देखते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह मुड़ा और मेरे कंधे पर थपथपाया। शाओ युआन, तुमने बहुत कष्ट सहा है। कोई बात नहीं केजेन, सच में मुझे इसकी आदत हो गई है। केजेन ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि मैं झूठ बोल रहा था। भला मैं ऐसी जगह की आदत कैसे डाल सकता था? मैं तो एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ था। मेरे पुराने घर का बाथरूम भी इससे बड़ा था। काफी देर बाद माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो केजेन ने सहजता से कहा, मैं पहले नहा लेता हूँ, आज रात यहीं रुकूंगा। हम कई सालों से मिले नहीं हैं, आराम से बातें करेंगे। जबकि जेन नहा रहा था तब तक मैंने रात का खाना तैयार कर लिया था। हम दोनों खाने के लिए बैठ गए। माहौल को हल्का करने के लिए केजेन मेरे करीब झुककर फुसफुसाया, तुम्हारा इंतजार करते हुए मुझे तुम्हारे गलियारे में कुछ आवाजें सुनाई दी थी। मैंने ऊपर देखा और केजेन के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने हल्की खांसी की। कुछ ऐसा ही हुआ था, है ना? अंधेरा होने के कारण मुझे उसका चेहरा साफ
दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वह क्या कहना चाह रहा था। मुझे अचानक याद आया कि कुछ देर पहले गलियारे में केवल मैं और बाई निंगबिंग ही थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि केजेन ने हमारी आवाजें सुन ली होंगी। बेशक मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन केजेन की सूंघने की शक्ति बेहद तेज थी। मेरे चेहरे के भावों को देखकर और फिर मेरी गर्दन के पास आकर सूंघने पर उसे महिलाओं के इत्र की हल्की सी खुशबू महसूस हो गई। केजेन की निगाहें मुझ पर टिक गईं। क्या तुम और बाई निंगबिंग थे? मैंने सिर झुकाकर नूडल्स खाते हुए जवाब दिया। वह यहाँ थी। केजेन ने गुस्से में नूडल्स का एक बड़ा कौर निगल लिया। तुम दोनों पहले ही इतना हंगामा कर चुके हो, फिर भी वह शादी का रिश्ता बनाए रखना चाहती है, और चाहे कुछ भी हो जाए उसे गलियारे में तुम्हें छूना नहीं चाहिए था। मुझे लगा था कि वह यौन मामलों में उदासीन होने का दिखावा करती है, लेकिन असल में वह अकेले में काफी दुस्साहसी है। मुझे घर पर बाई निंगबिंग के व्यवहार के बारे में बात करते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही थी। केजेन ने मेरा पक्ष लिया और बाई निंगबिंग तथा सोंग जिन्नियन दोनों की जमकर आलोचना की। अपना गुस्सा निकालने के बाद उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, जूये ने मुझे घर पर हुई सारी बातें बता दी हैं। श्याओ युआन, तुम्हारे लिए उन जगहों पर लगातार वायलिन बजाना ठीक नहीं है। हमें अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना चाहिए। इतना कहते हुए कि जेन ने एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और धीरे से एक कश लिया। कि जेन एक मॉडल था। उसका शरीर लंबा और पतला था और सिगरेट पीते समय उसके चेहरे पर एक शरारती आकर्षण उभर आता था जो लोगों का ध्यान खींच लेता था। उसने मेरी तरफ देखा। कि जेन ने कहा, सुकिंगहान के यहाँ काम करने चले जाओ। वह एक शानदार 6 सितारा होटल है और वहाँ आने वाले लोग भी ज्यादा सभ्य होते हैं। मैंने उससे बात कर ली है। 2000 युआन प्रति रात, 1 पैसा भी कम नहीं, और महीने में 4 दिन की छुट्टी। मुझ के जेन और सुकिंगहान के रिश्ते के बारे में पता था। मैं मना करना चाहता था, लेकिन केजेन असामान्य रूप से दृढ़ था। वह धीरे धीरे हल्के भूरे रंग का धुआं छोड़ रहा था और बाहर से बिल्कुल बेपरवाह दिखाई दे रहा था। हम काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं। मैं जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाया कि जेन ने मेरे कंधे पर हल्के से थपथपाया। एक बात है जिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। क्या तुम्हें प्रोफेसर वेई याद है? मैंने सुना है कि चीन के एक बड़े व्यवसायी ने एक प्रोजेक्ट फंड बनाया है और उन्हें उसका नेतृत्व करने के लिए वापस बुलाया है। शर्त यह है कि प्रोफेसर वेई उस व्यवसायी के प्रिय शिष्य को मार्गदर्शन दें। मुझे पता है कि उन्हें वापस बुलाने वाली बाई निंगबिंग ही थी। कि जेन अचानक चौंक गया। वह शिष्य सोंग जिनियन है। शाओ युआन, ये दोनों इतने जिद्दी क्यों हैं? अगर उस दुर्घटना की वजह से ऐसा न हुआ होता तो तुम बहुत पहले ही प्रोफेसर वेई के साथ आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए होते, बजाय इसके कि बाई निंगबिंग के साथ इस तरह बंधे रहते। कि जेन ने खुद को शांत करने के लिए सिगरेट का एक लंबा कश लिया और फिर शिकायत भरे स्वर में बोला, बाई निंगबिंग सचमुच एक अनमोल हीरे की तरह है, लेकिन उसके साथ रहने की कीमत भी बहुत भारी है। शायद उसे लगा कि मैं ये बात सुनकर विचलित हो जाऊंगा, लेकिन मैंने शांत स्वर में कहा, प्रोफेसर वेई ने मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मैं चीन में उनके अगले 4 वर्षों के शोध कार्यक्रम के दौरान उनके मार्गदर्शन में पढ़ाई करूं। ये सुनते ही कि जेन उत्साह से भर उठा। अगर मैंने ये मौका गंवा दिया शियाओ युआन, तो मुझे सबसे ज्यादा पछतावा होगा। अगली सुबह के जेन मुझे सुकिंगहान के होटल रॉयल कोर्ट होटल ले गया। ये भी शहर का सबसे आलीशान होटल था, लगभग 6 सितारा स्तर का। आमतौर पर सुकिंगहान ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन के जेन के प्रति सम्मान दिखाने के लिए उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। उन्होंने मेरे लिए एक काम का इंतजाम किया। रात 8 बजे से 11 बजे तक कुल 3 घंटे का काम और 60,000 युआन का मासिक वेतन। ये वास्तव में एक बहुत अच्छा प्रस्ताव था। मुझे अच्छी तरह पता था कि सुकिंगहान ये सब के जेन की वजह से कर रही थी। मैंने के जेन की ओर देखा, उसने मुझे आंख मारी। सुकिंगहान ने उसकी ओर देखा, फिर होटल मैनेजर को बुलाकर मुझे होटल का दौरा करवाने के लिए कहा। मैनेजर के जाने के बाद सुकिंगहान दरवाजे तक गई और उसे बंद कर दिया। कार्यालय के साथ एक विश्राम कक्ष भी जुड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसका उपयोग नहीं किया और सीधे अपनी डेस्क के पीछे जाकर बैठ गई। 3 घंटे बाद सब कुछ खत्म हो गया। उसने उसे अनसुना किया, उठी, उसे वहीं छोड़कर नहाने चली गई। बाथरूम से पानी बहने की आवाज गा रही थी। के जेन जमीन पर बैठा हुआ था। उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसने सिगरेट जलाई और बेफिक्री से पीने लगा। वह जानता था कि सुकिंगहान यह नहीं समझ सकती थी कि उसके जैसा लड़का उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है। असल में यह इसलिए था क्योंकि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। सुकिंगहान और के जेन जूनियर स्कूल के समय से एक दूसरे को जानते थे। उस समय उसके माता पिता जुए के आदी थे। उन्होंने अपनी लगभग सारी संपत्ति बेच दी थी और के जेन को बेसहारा छोड़ दिया था। बाद में उसके माता पिता ने अपनी सारी दौलत जुए में हार दी, जिससे वह अनाथ हो गया। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी और वह स्कूल की फीस भी नहीं दे सकता था। उसके सहपाठी उससे दूर रहते थे और उसे किसी राक्षस की तरह देखते थे। आखिरकार एक दिन वह और बर्दाश्त नहीं कर सका और छत पर चढ़ गया। सुकिंगहान ने उसे छत से नीचे उतारा और चुपके से अपने घर ले आई। उसने उसके कपड़े बदले, उसे गर्म पानी से नहलाया और रसोई से खाने की एक बड़ी थाली लाकर दी। एक ऐसा स्वाद जिसे कि जेन अपनी मृत्यु तक नहीं भूल पाएगा। मैंने उसे 3 दिन तक छुपाया और फिर फांग से उसके लिए एक जगह किराए पर देने की विनती की। मैंने 6 साल तक उसका सहारा दिया है। कोई नहीं जानता कि मैं उसके लिए क्या मायने रखती हूँ। अगर मुझे उसकी जरूरत होती तो के जेन कुछ भी कर देता, सब कुछ त्याग देता। के जेन ने सिगरेट खत्म की, कपड़े पहने और तेजी से चला गया। सुकिंगहान नहाकर बाहर आई। के जेन पहले ही जा चुका था। वह धीरे धीरे अपनी मेज की ओर बढ़ी और उस पर बने पानी के छोटे से गड्ढे को घूरती रही। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। असल में के जेन काफी चालाक था। वह जानता था कि बाई निंगबिंग उसे सम्मान देगी। उसे बस ये नहीं पता था कि बाई निंगबिंग कैसी प्रतिक्रिया देगी। सुकिंगहान ने अफवाहें सुनी थी कि बाई निंगबिंग और उसके पति की शादी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उनकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उनका रिश्ता हमेशा ठंडा ही रहा था और उनका कोई बच्चा भी नहीं था। उनके करीबी लोग तो इस बात पर शर्त भी लगा रहे थे कि बाई निंगबिंग उसे तलाक कब देगी। क्या वे यह नहीं कह रहे थे कि वह सिर्फ एक बड़े बच्चे की देखभाल कर रही है? बाई ग्रुप में सचिव वू ने दरवाजा खटखटाया और अनुमति मिलने के बाद अंदर प्रवेश किया। बाई निंगबिंग फोन पर बात कर रही थी। दूसरी ओर श्रीमती बाई थी और बातचीत ठीक उसी विषय पर थी जिसके बारे
बारे में सचिव वू उन्हें बताना चाहते थे। बाई निंगबिंग, तुम्हें फांग युआन को इस तरह सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। सु किंगहान कौन है और वह के जेन, उसकी प्रतिष्ठा इतनी खराब है, फांग युआन को उससे बिल्कुल भी मेलजोल नहीं रखना चाहिए। बाई निंगबिंग, तुम्हें अपने पति पर नजर रखनी चाहिए। बाई निंगबिंग का लहजा कुछ हद तक बेपरवाह था। फांग युआन मुझसे तलाक लेना चाहता है, मैं उसे कैसे रोकूं? श्रीमती बाई को बाई परिवार की प्रतिष्ठा की सबसे अधिक चिंता थी। उन्होंने काफी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बेटी ने उनकी बात नहीं सुनी और गुस्से में फोन काट दिया। बाई निंगबिंग ने फोन नीचे रखा और सचिव वू की ओर देखा। फांग युआन सु किंगहान के घर गया है। सचिव वू कुछ कहने ही वाले थे कि उनकी नजर अचानक बाई निंगबिंग के बगल में रखे एक मखमली डिब्बे पर पड़ी। उन्होंने उस डिब्बे को पहचान लिया। उसमें उसकी शादी की अंगूठी रखी थी। अंगूठी का वहां होना इस बात का संकेत था कि बाई निंगबिंग ने उसे कभी कभी खोला था और अंगूठी को बाहर निकाल कर देखा था। बाई निंगबिंग हमेशा अपनी अनामिका उंगली में चांदी की शादी की अंगूठी पहनती थी। फांग युआन जानता था कि बाई निंगबिंग उससे प्यार नहीं करती थी, फिर भी वह अंगूठी पहने रहती थी, जिससे दूसरे पुरुषों को उसकी शादीशुदा होने का एहसास होता रहता था। सचिव वू की उंगलियां थोड़ी कस गईं, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपने भावों पर काबू पा लिया और शांत भाव से मुस्कुरा दिया। सु किंगहान से उसका परिचय के झेन ने कराया था। वह एक मॉडल थी जिसकी प्रतिष्ठा कुछ खास नहीं थी। सचिव वू को आश्चर्य था कि फांग युआन उससे कैसे परिचित हुआ। बाई निंगबिंग को न तो के झेन की परवाह थी और न ही सु किंगहान की। वह लियू रुयान के बारे में सोच रही थी। जिस तरह से लियू रुयान फांग युआन को देखती थी, वह बिल्कुल वैसा था जैसे कोई स्त्री अपने पसंद के पुरुष को देखती है। बचपन के पड़ोसी होने वाली बात तो केवल एक बहाना थी। बाई निंगबिंग अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई और लापरवाही से दस्तावेजों के पन्ने पलटने लगी। उसका लहजा उदासीन था। आज रात गु वानेन के साथ सामाजिक कार्यक्रम रॉयल कोर्ट होटल में आयोजित किया जाएगा। सचिव वू एक बार फिर हैरान रह गए, क्योंकि बाई निंगबिंग आमतौर पर केवल व्यावसायिक होटलों का चयन करती थी जो अपेक्षाकृत साधारण होते थे। इस बार फांग युआन की वजह से उसने एक अपवाद बनाया था। सचिव वू कुछ देर तक चुप रहे। बाई निंगबिंग ने उनकी ओर देखा। क्या कोई समस्या है? सचिव वू ने जल्दी से झुककर अभिवादन किया। राष्ट्रपति बाई, मैं तुरंत व्यवस्था कर देता हूँ। रात के 8 बजे रॉयल कोर्ट होटल की 56वीं मंजिल पर गु वानेन का समूह, जिसमें सु किंगहान भी शामिल थी, पहुंच चुका था और सभी एक घेरे में बैठकर ताश खेल रहे थे। अधिकांश महिलाएं आकर्षक युवकों, मशहूर हस्तियों और मॉडलों से घिरी हुई थीं। इस समूह को बी शहर के सबसे प्रभावशाली दूसरी पीढ़ी के धनी लोगों में गिना जाता था। बाई निंगबिंग उनमें सबसे प्रमुख थीं, इसलिए उनके आते ही कई लोग खड़े हो गए। बाई निंगबिंग के बैठते ही सु किंगहान ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से शराब का गिलास दिया और मजाक में कहा, आप यहाँ बहुत कम आती हैं, लेकिन आज यहाँ आपसे भी अधिक दुर्लभ कोई मौजूद है। आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगी कि वह कौन है। बाई निंगबिंग ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि वह लियू रुयान थी। उसे याद आया कि पिछली मुलाकात में लियू रुयान उससे कुछ नाराज सी लग रही थी। उसी समय फांग युआन बाहर आया। उसने हमेशा की तरह अपना वायलिन तैयार किया और एक धुन बजाने के लिए खड़ा हो गया। अचानक उसकी नजर ठिठक गई। उसने बाई निंगबिंग को देख लिया। चंद रोशनी वाले प्रदर्शन हॉल के अंदर बाई निंगबिंग अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकी हुई थी। उसके व्यक्तित्व से स्वाभाविक रूप से एक शाही और प्रभावशाली आभा झलक रही थी। वह मुझे ठंडे भाव से देख रही थी। उसकी निगाहें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी घर पर हुआ करती थीं, जब वह मुझे तड़पते हुए देखती थी और मेरी बेबसी को चुपचाप निहारती रहती थी। हालांकि मैंने तलाक के लिए अर्जी दे दी थी, फिर भी जब हमारी नजरें मिली तो मैं अनायास कांप उठा। वायलिन बजाते समय मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन संगीत उतना ही सुंदर था। बाई निंगबिंग कुछ हैरान थी। उसे संगीत में कोई विशेष रुचि नहीं थी, फिर भी उसे लगा कि मैंने इस मधुर धुन को असाधारण रूप से अच्छी तरह प्रस्तुत किया था। ये केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि इसमें एक जानी पहचानी अनुभूति भी थी, मानो उसने इसे पहले कहीं सुना हो। बाई निंगबिंग को पूरा यकीन था कि उसने मुझे हमारी शादी से पहले या बाद में कभी वायलिन बजाते नहीं सुना था। फिर उसने यह धुन कहाँ सुनी थी? जब वह इसी बारे में सोच रही थी, तभी संगीत समाप्त हो गया और चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दर्शकों के बीच बैठी गु वानियन ने भी यहाँ मुझसे मिलने की उम्मीद नहीं की थी। हमारे बीच पहले कुछ विवाद रह चुके थे। उसका छोटा भाई गु शियान एक समय बाई निंगबिंग को पाने के लिए बेहद जुनूनी था, लेकिन मैंने उससे पहले ही बाजी मार ली थी। बाई परिवार जैसा जीवन साथी खोने के बाद क्या गु वानिंग वास्तव में खुश हो सकती थी? वह जानबूझकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। वह मुस्कुराते हुए एक तरफ मुड़ी, मानो कोई तमाशा देखने का इंतजार कर रही हो। बाई निंगबिंग, फांग युआन भी यहाँ है। बाई निंगबिंग अपने वाइन ग्लास से खेलती रही और चुप रही। गु वानिंग को पूरा विश्वास था कि बाई निंगबिंग को मेरी कोई परवाह नहीं है, इसलिए उसने मुझे मंच पर बुला लिया। फांग युआन, मैंने उसकी ओर देखा। मैं जानता था कि गु वानिंग के कुछ और इरादे थे, लेकिन सु किंगहान भी वहाँ मौजूद थी और मुझे उसका सम्मान करना था। मैं उसके पास गया। गु वानिंग ने मुझे 3 गिलास शराब थमाए और विनम्रता से बोली, फांग युआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमसे यहाँ मुलाकात होगी। उस समय तुम्हारी शादी बाई निंगबिंग से हुई थी। गु याओफिंग नासमझ था और उसने बहुत हंगामा किया था। आज मैं उसकी ओर से तुमसे माफी मांगती हूँ। गु वानिंग, जो अक्सर सामाजिक समारोहों में लोगों से मिलती जुलती थी, शराब अच्छी तरह सहन कर लेती थी। उसके लिए 3 गिलास शराब पानी पीने जितना आसान था। तीनों गिलास खत्म करने के बाद उसने सीधे मेरी ओर देखा। श्रीमान फांग, आप मुझे नीचा तो नहीं दिखाएंगे और मेरी इज्जत नहीं ठुकराएंगे, है ना? सु किंगहान अपनी लंबी और पतली उंगली से ठुड्डी को सहारा देकर बैठी थी। असल में मैं उसके खास लोगों में से एक था, इसलिए उसे दखल देना चाहिए था, लेकिन बाई निंगबिंग ने एक शब्द भी नहीं कहा था, तो वह क्या कर सकती थी? इसके अलावा वह बाई निंगबिंग की प्रतिक्रिया भी देखना चाहती थी। उसने बाई निंगबिंग की ओर देखा। वह सोफे से टेक लगाकर बैठी थी और अब भी अपने वाइन ग्लास से खेल रही थी। उसकी गहरी आंखें हल्की सी झुकी हुई थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो उसे इस सब से कोई मतलब ही न हो। सु किंगहान ने मन ही मन सोचा, लगता है बाई निंगबिंग और फांग युआन सचमुच तलाक लेने वाले हैं। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, मैंने एक गिलास शराब उठा लिया। मैंने शांत भाव से गु वानिन की ओर देखा और पूछा, इन 3 गिलासों के बाद क्या आप वादा कर सकती हैं कि भविष्य में किसी भी वजह से मेरे लिए परेशानी खड़ी
खड़ी नहीं करेंगी? गु वानेन ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ ली। बाई निंगबिंग से मेरे तलाक के बाद वह सचमुच मुझे परेशान करने का इरादा रखती थी। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से समझौता करने को तैयार हो जाऊंगा। आखिरकार उसके अनुसार इसके बदले मुझे केवल 3 गिलास शराब ही पीनी थी। गु वानेन धीरे से मुस्कुराई। मैं तुमसे वादा करती हूँ, ये 3 गिलास बाइजू पीने के बाद हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। अगर तुम बाई निंगबिंग को तलाक भी दे दो तब भी मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। मुझे उस पर कुछ हद तक भरोसा था। मुझे नहीं लगा कि वह अपना वादा तोड़ेगी। मैंने अपने हाथ में पकड़े शराब के गिलास की ओर देखा। मेरी शराब सहने की क्षमता बहुत कम थी। एक गिलास ही मुझे नशे में डालने के लिए काफी था, लेकिन मुझे यह पीना ही था। फांग परिवार टूटने की कगार पर था। मैं एक और दुश्मन नहीं बना सकता था। मैंने अपना सिर पीछे झुकाया और पूरा गिलास शराब एक ही घूंट में पी गया। मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। गु वानियन को हल्का सा आश्चर्य हुआ। वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके मन में कैसी भावना उठ रही थी। 2 गिलास खत्म होने के बाद सु किंगहान बोली, गु वानियन बस करो। लेकिन गु वानियन टस से मस नहीं हुई। वह अभी भी अपना गुस्सा निकालना चाहती थी। मैं सचमुच काफी नशे में था। फिर भी मैंने तीसरा गिलास उठा लिया। मेरा हाथ हल्का सा कांप रहा था। जैसे ही मैं तीसरा गिलास पीने वाला था, बाई निंगबिंग ने शांत स्वर में बात। उसके शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। बाई निंगबिंग सोफे से उठी। उसने एक हाथ से मेरी कलाई पकड़ ली और दूसरे हाथ से मेरे हाथ से शराब का गिलास ले लिया। फिर उसने गु वानेन की ओर देखा। उसकी आवाज में हल्की सी नाराजगी थी। मैं अपने पति की ओर से यह आखिरी गिलास पीती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।